हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द आक्कू जोन। तो गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है वो है पल्सर N250 के ओनरशिप रिव्यू के ऊपर। और ये बाइक है हमारे आकाश मौर्य भाई की। और भाई थैंक यू भाई फॉर कॉलिंग। और भाई ने ये बाइक कितने साल हुए आपको लिए हुए इस बाइक को? मात्र 10 महीने। 10 महीने ही हुए हैं। इससे पहले ये बाइक चला रहे थे एक्सट्रीम 125। हाँ। और आपने सीधा 125 से सीधा डबल का ही आपने 250 कर दिया उसको। हाँ, अगली बार इसको भी डबल कर। क्या रीजन हुआ था मतलब आपको एकदम से 250 लेने का? कि बीच देखो, में आपने इसके पीछे एक सिंपल सी कहानी है। 200 भी नहीं गए? इसके पीछे एक सिंपल सी कहानी है, आपको भी पता है, आप उसी गैंग के मेंबर हो। मैं 125 सीसी बाइक अपनी एक्सट्रीम 125 हाल लेके आया था फर्स्ट राइड पे, आप भी मिले थे। और वहाँ पे मुझे फील हुआ यार पावर लैग, लेकिन बट स्टिल आई एम चेसिंग यू ऑल। उसके बाद घर गया तो मेरे एक दोस्त फ्रेंड ने कहा बाइक लेनी है, तो उसने मेरी बाइक पिकअप कर ली और एज इट इज़ अपग्रेड की मैंने उसने कहा अपग्रेड कर लो, आप दूसरी ले लो। तो N160 लेने गया, N250 भी देखी, दोनों में 7,000 का डिफरेंस था और पावर ज़्यादा मिल रही थी 7,000 रुपये में। बट इतना बेवकूफ़ तो कोई होगा नहीं, सारी चीज़ें देखनी पड़ती, मेंटेनेंस, माइलेज वगैरह सब रिसर्च वगैरह करी मैंने। तो थोड़ा गैप आ गया, तो गो फॉर N250। चलो पहली बार ट्राई करते हैं पावर, क्योंकि जब आपको राइडिंग ही करनी थी और आप पावर ही दोनों करना था, तो इस वजह से N250 की तरफ ही आप गए। हाँ, और N160। आपको ट्रैवलिंग भी पसंद है और माउंटेनिंग वगैरह में पावर चाहिए ही होता है। सच बताऊं तो पहली बार इसी से मैं माउंटेन पे गया हूँ। हाँ, तो पावर अच्छा खासा मिलता है बाइक में, जो कि आप हाँ, दूसरे गियर पे नैनीताल घूम रही थी मस्त आराम से, कोई कुछ नहीं कर रहा था मैं। तो सबसे पहली बात मैं बात करता हूँ कि जो N160 आपने नहीं ली, N250 ली, तो मेनली रीज़न आपको माइलेज तो मतलब चाहिए नहीं था बाइक से। जी। तो लुक वगैरह इसमें ओवरऑल सेम आती है, उसमें भी अप्स एंड डाउन फोक्स रिसेंटली आ गए हैं। जी। तो इसमें आपको पसंद क्या आया बाइक में? मतलब 250 सीसी में ही आपको लेना था, तो ड्यूक 250 भी आती है और भी 250 सीसी में काफ़ी बाइक्स आती है, जिक्सर हो गई है, तो आपने यही क्यों ली? भाई देखो, सबसे पहला जो इस बाइक को ओन करेगा उसको ये बात अंदर खुद ही पता होगी, बजट सेगमेंट बाइक है। जिस प्राइस पे आती है, आई थिंक उस प्राइस पे अदर कंपनियां आपको 150 सीसी या 160 सीसी ही देती है। ये इकलौती ब्रांड है जो 250 सीसी ऑफर कर रही थी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका लुक। अब कुछ लोग कहेंगे N160 का लुक भी तो सेम ही है, वो भी ले सकता है, लुक के लिए लेनी है तो भाई लुक्स के साथ पावर भी तो दे रही है, तो वो चीज़ भी है। और आप देख ही पा रहे होगे तो मैंने लुक्स को थोड़ा और इनहेंस कर रखा है, थोड़ी एक्सट्रीकेट मोड्स वगैरह कर रखे हैं। अगर आपको मोड्स के बारे में जानना है तो आप चैनल पे विजिट कर लेना। मोड्स के बारे में भी हम अभी जानेंगे इसी वीडियो में थोड़ा बहुत। बाकी मेरे को एक क्वेरी था, क्योंकि एक मेरा पहला दोस्त है, उसके पास भी N250 थी, तो वो शायद मेरे साथ गया था, मतलब कावड़ लेके टाइम पे गया था, तो उस टाइम पे उसकी बाइक में ओवर हीटिंग की बहुत इशू हो रही थी N250 में, क्योंकि इसमें लिक्विड कूल तो आता नहीं है अभी तक, इसमें ऑयल कूल्ड ही आता है। और तो इसमें आपको हीटिंग की इशू कभी कभार होता है गर्मी में, क्या है उसका? इस बात पे मैं एक पॉइंट आपसे पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या उस भाई की बाइक नई थी? नहीं, उसकी बाइक पुरानी हो चुकी थी। कितनी पुरानी? मतलब सेकंड सर्विस हो चुकी थी? सेकंड सर्विस के बाद की कह रहा हूँ मैं अपनी टू बी ऑनेस्ट बताऊँ भाई, अब तो इसकी सेकंड सर्विस के बाद हीटिंग इशू चला जाता है, वो इंजन रवा नहीं होता है, थोड़ा सिकुड़ता है, थोड़ा फैलता है नया इंजन। उसके बाद जब एक टाइम आता है आपका इंजन एक हीट मारता है, बट वो हीट मैनेजेबल होती है। हाँ, तो मतलब वो उसको ना, क्योंकि वो कावड़ का टाइम तो उस टाइम पे रश ज़्यादा होता है, तो उस वजह से एयर फ्लो भी ठीक से मिल नहीं पाता, क्योंकि इसमें काम ही एयर फ्लो का होता है। अगर आप इसे हाई स्पीड पे चलाओगे तो मैं जहाँ तक जानता हूँ हवा से ही ठंडा जल्दी हो जाता है। और जैसे कि आप ट्रैफिक में ज़्यादा देर तक रुकोगे तो ये हीटिंग की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। वो तो सारी बाइकों में मैनेजेबल होता है भाई। आपकी RS 200 में भी थोड़ा बहुत हीटिंग मिलता ही होगा। उसमें जैसे वो लिक्विड कूल में, उसमें लिक्विड है, कम मिलता है, फैन चल जाता है। जैसे कि इसमें तो कुछ है नहीं, एयर फ्लो जब तक नहीं पड़ेगा तब तक वो ठंडा करेगा। उसमें भी फैन नहीं चलता अगर बाइक चलती है, जब वो रोकोगे और इंजन हीट करेगा तब वो फैन चलता है, कि वो कंटिन्यूअस करता रहे उसको। एग्जैक्टली यही पॉइंट है भाई। ये पॉइंट है इसमें। तो आपको इसका मीटर भी मतलब पूरा डिजिटल आ गया है, पहले रो आता था बिल्कुल एनालॉग वाला, वो भी मेरे को पसंद था। लेकिन मेरे को सच बताऊं, वो मीटर मुझे आज भी पसंद है। वो मेरे को भी आज भी पसंद है, मेरे पास है वो मीटर N160 में, थोड़ा अलग ही लगता है ब्लू कलर का। लेकिन मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि इस मीटर में आपको कैसा लगता है ये मीटर देखने में, और कितनी चला चुके हो आप ये बाइक? मैं ये बाइक भाई 13,100 मतलब 13,200 किलोमीटर ऑलमोस्ट चला चुका हूँ भाई ये। और माइलेज को लेके मतलब आपका फर्स्ट सर्विस से पहले क्या माइलेज था इसका और अब क्या माइलेज है? मेरा फर्स्ट सर्विस इसका ख़राब रहा है भाई एक्सपीरियंस। मैंने को लग रहा था मैंने क्या ही ले लिया है बजाज की बाइक, मैं हीरो पे ही ठीक था, क्योंकि मीटर में इंजन चेकलाइट जल गई, इंजन से नॉकिंग साउंड आ गई थी, साउंड भी बेकार आ रहा था इंजन एग्जॉस्ट का, तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत टाइम लगा उसे सॉर्ट आउट होने में।
इम्प्रेशन बैड रहा। फिर जब इम्प्रेशन जब ही ठीक हुआ, जब तक ये बाइक ठीक नहीं हुई। बाइक ठीक हो गई, मुझे माइलेज भी डिसेंट मिलने लगा 35 से 40, लेकिन अब उससे पहले 29-25 कौन झेलता भाई, इसलिए मैंने ठीक करा के देन अब मुझे 35 मिल जाता है। तो 29-25 भी बहुत ठीक है 250 के हिसाब से तो वैसे। हाँ। बाकी आपको इसमें जो सर्विस कॉस्ट थी इसकी वो कैसी लगी, और फर्स्ट सर्विस कॉस्ट, सेकंड सर्विस कॉस्ट कुछ अपग्रेड आया सर्विस कॉस्ट में, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो फ्री रहती हैं, उसके बाद वाली भी एक फोर्थ सर्विस का आप बताओ, फर्स्ट का बताओ। फर्स्ट सर्विस जो इसका रहा कॉस्टिंग अराउंड 1200-1300 रुपये रहा था, अंडर 1500 हो जाएगी आराम से, उससे कम में भी हो सकती है अगर आप उनसे बोल दो कि चेन लूप वगैरह मैं कर लूँगा, चेन लूप का कॉस्टिंग नहीं लगाएंगे, फिर आपकी 1000 रुपये में भी हो सकती है। उसके बाद सर्विस जो कॉस्टिंग आई है मुझे अराउंड 2000, कभी 2200, कभी 2000, तो ऐसे ही मेरी चौथी सर्विस अभी बाकी है, अभी मैं स्पीति जाने वाला हूँ, उससे पहले मैं करा लूँगा। बाकी बात करते हैं ब्रेकिंग की। ब्रेकिंग का तो देखो मैं भी N160 यूज़ करता हूँ, सेम डिस्प्ले के साइज़ आते हैं। हाँ। ब्रेक भी एकदम, बट इसमें पेटल है। हाँ, इसमें पेटल डिस्क है। पेटल डिस्क में बस यही फ़र्क है कि ये हीट जल्दी नहीं एब्जॉर्ब करते, बस ये फ़र्क है। बाकी ब्रेकिंग का तो मेरे को पता है, इसकी ओवरऑल बाइक की ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। ब्रेकिंग अच्छी है इसकी, हाँ। अच्छा खासा आप टाइम पे रोक लोगे, 0 to मतलब 100 से मैं 25 पे 3 सेकंड में आ जाता हूँ। हाँ, 3-4 सेकंड में हो जाता है। मैंने भी ये चीज़, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी डाल रखी है, और भाई ने भी मतलब N250 के ऊपर बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, काफ़ी सारी ट्रिप्स भी मारी गई है, नैनीताल वगैरह बहुत जगह गए हुए हैं। तो भाई का चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आकाश मौर्य व्लॉग्स करके इनका चैनल है, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप देख सकते हो इसमें काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस भी है बाइक में, तो बताने वाले थे हम। इसमें X3 किट लगी हुई है। X3 किट भाई इसमें लगाई थी मैंने, वहाँ से मंगाई थी, साउथ मतलब इंडिया, साउथ इंडिया से, वहीं से आई थी। इसकी क्या प्राइसिंग पड़ी थी आपको? भाई इसकी प्राइसिंग पड़ी थी मुझे अराउंड 4000 रुपीज़। इसकी 4000 रुपीज़ प्राइसिंग तो पड़ी हुई थी। और आप देख सकते हो किस तरीके का बल्कि लुक दे रही है आगे से। और आपको भी अगर ये मंगानी है तो भाई लिंक दे सकते हैं आपको, प्रोवाइड कर लेना, मैं प्रोवाइड करा दूंगा भाई, मेरा वेंडर है। पूरी प्रॉपर वीडियो भी बना रखी है बाइक के ऊपर, मॉडिफिकेशन के ऊपर, आपको प्रॉपर लिंक भी मिल जाएगा प्रोडक्ट का, और क्या पता डिस्काउंट भी मिल जाए। अगर आप मॉडिफिकेशन की बात कर रहे थे, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने बोला था, तो इसमें भाई एक तो X3 किट लग रही है, एक ये नंबर प्लेट मैंने यहाँ लगा रखी है, और ये लगी है एक टैंक टाई, ठीक है, और ये लगे हैं थाई पैड्स, क्योंकि आपको पता है आपकी बाइक में तो ऑलरेडी आता है, मेरी बाइक में नहीं आता है, तो मेरे को पीछे फेंकती थी, मैंने इसकी वजह से ये लगा दिए। बाकी टॉप बॉक्स लगा रखा है, अभी लगा नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत यहाँ पर भी मॉडिफिकेशन कराई हुई है, इस पर भी ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल सेम मिनिमलिस्टिक कराई हुई है। और ये थोड़ा ग्राफिक्स हैं, थोड़ा आपको दिख रहा होगा, ये सिटी मतलब कि मत बना रखी है। वैसे मैं इसकी टूरिंग मॉडिफिकेशन भी ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका वीडियो अभी पेंडिंग है, मेरे चैनल पे ही नहीं है, तो अगर आपको इसके कोई भी मॉडिफिकेशन देखनी है तो आप भाई के चैनल से लिंक ले सकते हैं। और मैं बात करना चाहता हूँ कि इसकी टॉप स्पीड के बारे में। टॉप स्पीड आप कितनी लेके गए हो, और कभी कभार ड्रैग वगैरह भी हुई हो आपकी किसी बाइक से? टॉप स्पीड भाई इसकी 147 जाती है, लिमिटर तब भी नहीं मारता। 5वें गियर में लिमिटर पता नहीं क्यों इसका आता ही नहीं है, गियर मांगता है बस, गियर है नहीं तो डाल नहीं सकते, तो बस लिमिटर नहीं मारता। 147 लास्ट। कितने सेकंड में अपनी अचीव कर ली थी लगभग? 47 ये 147? देखो मैंने कभी नोटिस तो नहीं करा, ना रिकॉर्ड किया, लेकिन हाँ टाइम ज़्यादा नहीं लगता। चौथे गियर के बाद बस थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि स्पेस चाहिए होता है हाई स्पीड में, उस टाइम लग जाता है थोड़ा। और स्टेबिलिटी तो इसकी बेटर है, मैं खुद क्योंकि इसकी प्रॉपर हैंडलिंग खुद देख चुका हूँ N160 के हिसाब से, थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी तो ठीक है, बट वही हाई स्पीड में टायर वॉबल मारता है। वो चीज़ टायर में, मतलब ये जो रेडियल टायर है ना, वो चीज़ आपको दूर कर देगी अगर वो तो है, आपने बताया था। हाँ। तो मुझे रेडियल टायर अपग्रेड करूंगा अभी स्पीति जाने से पहले, मैं सोच रहा हूँ डुअल पर्पस टायर लगाऊं, तो उससे वो भी स्टेबिलिटी की पूरी वो ख़त्म हो जाती है आपकी प्रॉब्लम। बाकी ओवरऑल बाइक का मतलब आपको कोई बुराई, अगर बुरी चीज़ लगती हो तो वो बता दो आप, और जो अच्छी चीज़ लगती हो वो भी बता दो। देखो भाई बुराई तो नहीं, बुराई पता नहीं कह लो, किसी को लग सकती है इसमें पावर टू वेट रेशियो इसका कुछ मुझे कभी कभी ज़्यादा लगता है, फील लाइक अ डोमिनार। तो एक 250 सीसी के इंजन में तो थोड़ा हैवी, हाँ हैवीनेस आती है। जैसे आप डुक 250 उठा लो, लाइट वेट मशीन, उसका डीएनए ही लाइट वेट हाई स्पीड है, वो तो स्टैंडिंग का डीएनए है उसका डीएनए स्टैंडिंग, बट इसमें थोड़ा सा ना वेट मुझे कभी ज़्यादा लगता है। खैर ये पल्सर का डीएनए है, बिल्ड क्वालिटी एक नंबर आती है इसकी, और बाकी और कोई ड्रॉबैक नहीं है इसका, बाकी सब कुछ ओके है। हैंडलिंग वगैरह, पोस्चर वगैरह, सीट वगैरह, मतलब कंफर्ट कैसा सीट कंफर्ट तो बहुत बेकार है भाई स्टॉक सीट के साथ। स्टॉक सीट इसकी सबसे घटिया सीट आती है, आपको मॉडिफाई कराना पड़ेगा तब जाके इतनी सॉफ्टनेस मिलेगी, आपको फील भी नहीं होगा। अभी आप मेरी बाइक चलाओगे तो क्या आपको लग रहा है कि मैं कहाँ बैठा हूँ।
बाकी स्टॉक में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है वैसे। हाँ, स्टॉक में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन एक टाइम के बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। 500 किलोमीटर भी चला रखी है, स्टॉक अनस्टॉपेबल, तब भी मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। मुझसे पूछो भाई, मैं गया था नैनीताल, मुझे नहीं फील हुआ था ये। बाकी ओवरऑल बाइक आप देख सकते हो बढ़िया लगती है, बस इसमें थोड़े बहुत ड्रॉबैक है। कैनम N250 में 5th गियर नहीं आता और सिक्स्थ गियर नहीं आता, और बाकी ज़्यादा कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं लगती मेरे को बाइक में। बाकी आप N250 ले सकते हो, और आप बताओ हमारी पब्लिक को कि N250 ही क्यों ले और क्यों ना ले। भाई N250 देखो, आप एक बजट में अच्छी पावरफुल बाइक ढूंढ रहे हो और आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है खर्च करने को, आप एक 160 लेने जा रहे थे लेकिन आपको चाहते हो कि पावर थोड़ी ज़्यादा मिल जाए, तो आप N250 की तरफ जा सकते हो। एक अच्छी खासी लीनियर पावर डिलीवरी आपको मिल जाएगी, अच्छा खासा टॉर्क, अच्छा खासा BHP। R15 तक को हरा दोगे भाई, बेफिक्र रहो। ड्रैग रेस में मैंने R15 को बहुत हराया है इनिशियल में, और जब तक वो VV ऑन करता है तब तक मैं पता नहीं कहाँ होता हूँ, वो तो चीज़ है। जैसे इन्होंने बोला कि कैनम माइलेज अगर आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप N160 की तरफ जा सकते हो। लेकिन मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, मैं क्योंकि N160 चलाता हूँ कि N160 में भी अब काफ़ी ज़्यादा फीचर आ गया, सब कुछ आ गया है, लेकिन अभी रिसेंटली जो TVS अपाची में अपग्रेड आया है 160R में, तो उसके हिसाब से अब वो N160 से भी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो गई है उसमें, क्योंकि आपको पूरी कलर TFT डिस्प्ले देखने को मिलती है और लुक्स भी एनहांस कर दिया है, प्रोजेक्टर वगैरह सब कुछ उसमें ऐड ऑन कर दिया है, तो मतलब अब वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है मेरे हिसाब से। मैं N160 ऑन करता हूँ, तब भी मैं कहता हूँ कि अगर आप 160cc की कोई बाइक लोगे तो अपाची की तरफ आप जा सकते हो, लुक्स को लेके और फीचर्स को लेके सब कुछ आपको उसमें मिलेगा। बाकी इस वीडियो को अभी हम करते हैं यहीं पर एंड, और आपको इस बाइक में कोई भी अगर सवाल हो, क्वेरी हो आपके मन में, तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, या आप इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। और भी ज़्यादा इस बाइक के बारे में जानना चाहते हो N250 के बारे में, तो भाई का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, आकाश मौर्य ब्लॉग्स। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द अक्कू जोन, थैंक यू।